हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नेट क्लासेस CS एंड पेपर 1। डियर फ्रेंड्स, मैं ज्योति कुमारी आप लोगों को कंप्लीट करा रही हूँ NTA UGC नेट कंप्यूटर साइंस के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप लोगों को जितना पढ़ा दे रही हूँ वो NTA UGC नेट के लिए इनफ है, जिसमें कि आप 10 में से कम 7 क्वेश्चन तो डेफिनेटली सही कर लेंगे। और अगर पूरा मैं जैसे फर्जी वगैरह कर देती हूँ तो 9 क्वेश्चन तक आप इसको कवर कर पाएंगे। अभी मेरा और 1-2 लेक्चर में मैं इसको कंप्लीट करूँगी, बाइंड अप करूँगी और इतना इनफ है। आप इसको ही सुनिए, नोट्स बनाइए और रिवीजन कीजिए। क्वेश्चंस इसके प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन को समझिए। ऐसा नहीं उसका आंसर मैंने टिक लगा लिया, नहीं, उसके पीछे रीज़न क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, वो टर्म क्या है, उसको जानिए। तो हम लोग पढ़ रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें है हमारा पढ़ना है सिमेंटिक नेटवर्क्स। ये सिमेंटिक नेटवर्क्स होता क्या है? रिलेशनशिप और एसोसिएशन। हम किसी चीज़ के साथ रिलेशन बनाते हैं, सिमेंटिक नेटवर्क बनाते हैं। एक रिलेशनशिप है, एक एसोसिएशन है इंस्टेंसेस के बीच में। तो इसमें सिमेंटिक नेटवर्क के टाइप कितने होते हैं? इसमें सिमेंटिक नेटवर्क में एक होता है पार्टीशन सिमेंटिक नेटवर्क। वी आर पार्टीशनिंग ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क इनटू सिंपल सिमेंटिक इनटू ग्रुप ऑफ नोड्स और आर्क्स। तो देखिए, कोई भी सिमेंटिक नेटवर्क का हम यूज़ क्यों करते हैं? सिमेंटिक नेटवर्क बस ये समझ लीजिए कि कोई बहुत बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम उसको पार्ट वाइज छोटे छोटे भाग में बना के और उसको तब सॉल्व करते हैं। यानी कि ग्रुप ऑफ नोड है जो गया सिंपल सिमेंटिक बनाया, सिंपल सिमेंटिक से कॉम्प्लेक्स सिमेंटिक्स बनता है। तो ये होता है सिमेंटिक्स। हम लोग इसको पार्टीशन करते हैं ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क इनटू सिंपल सिमेंटिक्स। यहाँ आप देख रहे हैं एरो है, और सिंपल सिमेंटिक्स से ग्रुप ऑफ नोड्स प्लस आर्क्स। अब हम जब छोटे छोटे नोड बनाएंगे, एक टर्म को लिखेंगे, तो फिर उनको आर्क से हम जोड़ेंगे। मान लीजिए कि मैं यहाँ एरो ये आर्क हटा दूँ तो इसका रिलेशन आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन अभी समझ में आ रहा है कि यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, और यहाँ से इधर गए, इधर से इधर गए, यहाँ से इधर गए, इधर से इधर गए। तो ये डायरेक्शन आपको पता चल रहा है। तो क्या होता है? ग्रुप ऑफ नोड्स प्लस आर्क। मान लीजिए इसको एक नोड हम मान लेते हैं, इसको नोड, इसको तो एक आर्क से, एक एरो से, एक किसी भी चीज़ से इसको जोड़ा गया है, तो वो है हमारा ग्रुप ऑफ नोड्स प्लस आर्क्स, जिससे सिंपल सिमेंटिक्स बनता है। और सिंपल सिमेंटिक्स मिलके कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को, सिमेंटिक नेटवर्क को बनाते हैं। उसके बाद हमारा है फ्रेम्स। क्या होते हैं फ्रेम्स? क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड एसोसिएटेड वैल्यूज दैट डिस्क्राइब सम एंटिटी इन द रियल वर्ल्ड। आप देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैं बार बार बोल रही हूँ कि रियल वर्ल्ड से रिलेटेड, रियल वर्ल्ड से रिलेटेड। तो रियल वर्ल्ड में हमारे जो भी प्रॉब्लम होता है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। और कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड एसोसिएटेड वैल्यूज दैट डिस्क्राइब सम एंटिटी इन रियल वर्ल्ड, यानी कि कोई भी एट्रीब्यूट एंड एसोसिएटेड वैल्यू यानी इससे रिलेटेड, एसोसिएटेड यानी रिलेटेड, दैट डिस्क्राइब सम एंटिटी इन द रियल वर्ल्ड। किसी भी एंटिटी के बारे में, मान लीजिए हम रियल वर्ल्ड में एक ट्रेन एक टर्म को लेते हैं, तो अब ट्रेन से रिलेटेड आपको कितने हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ पॉइंट टर्म मिल जाएंगे। इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, इसकी स्पीड क्या होती है, इसका यूज़ क्यों होता है, कितने तरह के हैं, क्या पाइपलाइन है, कितने इसके एम्प्लॉय हैं, मतलब थाउजेंड ऑफ पॉइंट्स। तो वो क्या है? फिर वो एंटिटी हो गई। उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हुआ वो कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड एसोसिएटेड वैल्यूज दैट डिस्क्राइब सम एंटिटी इन रियल वर्ल्ड।
ट्रेन एक एंटिटी है, ठीक है, इससे रिलेटेड एट्रीब्यूट और उससे रिलेटेड, अब मान लीजिए कि यहाँ मैं पैसेंजर बना देती हूँ, यहाँ पे पाइपलाइंस बना देती हूँ, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बना देती हूँ, रेलवे लाइन बना देती हूँ, रेलवे मिनिस्ट्री बना देती हूँ, एम्प्लॉय बना, ये सारा क्या हो गया, उससे रिलेटेड एट्रीब्यूट। और अब उसके अंदर जो वैल्यू आएगा वो एसोसिएटेड वैल्यूज़ हो जाएंगे। तो फ्रेम क्या है, फ्रेम सिंपल, एक फ्रेम इससे रिलेटेड उसके सब वैल्यू, वो सारा होता है। तो देखिए फ्रेम क्या होता है, एक रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड क्या होता है, स्लॉट्स प्लस वैल्यू। हम स्लॉट्स टर्म का यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और ये किसी भी साइज का हो सकता है और किसी भी टाइप का हो सकता है, एनी टाइप, ठीक है। तो ये टाइप और मल्टीपल वैल्यूज़ भी हो सकते हैं, उसके कई वैल्यूज़ हो सकते हैं। और स्लॉट्स एंड वैल्यूज से क्या होता है, नेम है, सब वैल्यू, सब फील्ड है, इज़ कॉल्ड फैसेट्स। फैसेट्स टर्म का यूज़ होता है, तो वो क्या होता है, फ्रेम के अंदर रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के अंदर स्लॉट, स्लॉट के अंदर फैसेट्स, मतलब इसको हम फैसेट्स बोलते हैं। और फ्रेम में एट्रीब्यूट्स आते हैं, ये मैंने अभी आपको बता दिया, कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स, यहाँ 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 यहाँ, ये एट्रीब्यूट्स है, ये एंटिटी है। चलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये एंटिटी है और ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, और इनकी फिर फर्दर वैल्यू। एसोसिएटेड वैल्यूज़ होते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया, कोई फ्रेम है, उसमें रिकॉर्ड है, उसमें एट्रीब्यूट्स है, उसमें स्लॉट्स है, स्लॉट्स, फिलर्स, ये सब टर्म आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो ये था। उसके बाद फिर क्या है, हमारी कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी है। कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी क्या होता है, कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी है प्रिमिटिव एक्ट। अब ये टर्म प्रिमिटिव एक्ट, VVI, ये जो इसका है, ये कीवर्ड, इसको हम कीवर्ड बोलते हैं। कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी के लिए ये एक कीवर्ड है। अगर क्वेश्चन में आपको ये दिख गया प्रिमिटिव एक्ट, तो आप उसको कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी से रिलेट कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मे बी मैचिंग का क्वेश्चन आ जाए और कोई, तो आप ये कर सकते हैं। तो पार्शियल नंबर ऑफ प्रिमिटिव कॉन्सेप्ट्स एंड रूल्स ऑफ फॉर्मेशन, ये होता है कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी। इसमें क्या आते हैं, नेचुरल लैंग्वेजेज आते हैं, स्टेटमेंट्स आते हैं, और प्रिमिटिव एक्ट्स जैसे कि A ट्रांस, P ट्रांस, P प्रोपेल, मूव, M ट्रांस, अटेंड, ETC, ये सब जो है ना एक्ट, उसको हम एक नाम दिए हैं। अब कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी होता क्या है, देखिए ये सब जैसे एक कमांड की तरह आप समझिए इसको। जैसे कि हम जब कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं, C लैंग्वेज पढ़ते हैं, जावा पढ़ते हैं, तो इंट या फिर कैर, या हम कीवर्ड, बहुत सारे कीवर्ड का यूज़ करते हैं ना, बहुत सारे कमांड का यूज़ करते हैं। तो उस तरह से ये सारे हैं। ये किस लिए यूज होता है, इसमें प्रिमिटिव एक्ट्स में एक रूल फॉर्मेशन करने के लिए, कॉन्सेप्ट ऑफ रूल फॉर्मेशन का ये एग्जाम्पल है। कोई भी एक्ट को करने के लिए ये सारा मतलब ये एक टर्म है जिसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं, ये इस कैटेगरी में टर्म आ सकते हैं और उससे रिलेटेड चीज़, तो उसके लिए ये बनाया गया। इसका यूज़ मैं आगे भी आपको बताऊंगी। तो कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी डिलीवर बोथ अ स्ट्रक्चर्ड एंड अ स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रिमिटिव दैट एट अ स्पेसिफिक लेवल ऑफ granularity which can represent a particular piece of information। जो भी है कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी में क्या है, वो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको देता है।
तो ये इसमें हमारा पार्शियल नंबर ऑफ प्रिमिटिव कॉन्सेप्ट्स में प्रिमिटिव एक्ट्स होते हैं, जिसके लिए ये सारे टर्म का हम यूज़ करते हैं। ये एग्जांपल हैं प्रिमिटिव एक्ट्स के: मूव, ट्रांस, अटेंड, प्रोपेल, ए ट्रांस, पी ट्रांस। ये सारा क्या है? प्रिमिटिव एक्ट है। और ये प्रिमिटिव रूल फॉर्मेशन होता है जिसमें हम नेचुरल लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। जैसे अभी मैं आपसे हिंदी में बात कर रही हूँ, तो ये एक नेचुरल लैंग्वेज है। उसी तरह मान लीजिए कि कोई इंग्लिश में बोलता है, कोई अदर लैंग्वेज में बोलता है, तो ये सारा क्या है? नेचुरल लैंग्वेजेस होते हैं। और हम इसमें स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं और एक रूल के अकॉर्डिंग, जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। मान लीजिए कि दिस इज़ अ कैट, कैट इज़ हंग्री, तो क्या है? वो एक सेंटेंस है, उसको हम एक रूल, हंग्री इज़ कैट, ऐसे हम नहीं बोलते हैं ना। कैट इज़ दिस, ऐसे भी नहीं बोलते हैं, दिस इज़ अ कैट बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब। तो क्या ये एक रूल है, नेचुरल लैंग्वेज के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये सब कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी, आप बस ये समझिए कि आपका कॉन्सेप्ट इसी से क्लियर होगा। आप अगर नेचुरल लैंग्वेज के रूल्स को समझेंगे तभी आप बोल पाएंगे। छोटे बच्चे जब बोलना स्टार्ट करते हैं तो वो आगे पीछे बोलते हैं। तुम है तुम, किया तुमने, तुमने किया, तो वो लोग आगे पीछे बोलते हैं। लेकिन जब वो रूल समझते हैं कि कैसे हम इसको बोला जाता है, तो वो क्या है? फिर वो नेचुरल लैंग्वेज में बात करने लगते हैं। तो ये है। उसके बाद होता है स्क्रिप्ट। ये देखिए, फ्रेम से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है, स्क्रिप्ट से भी रिलेटेड आता है। स्क्रिप्ट क्या है? स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप भी कीवर्ड है जिसको मैं घेर रही हूँ, इसको आप कीवर्ड समझ लीजिए। क्वेश्चन में कहीं भी स्क्रिप्ट आ गया, स्टीरियोटाइप आ गया, या फिर मैचिंग में आ गया, या कहीं भी कोई क्वेश्चन करता है तो उसमें अगर स्क्रिप्ट है तो वो स्टीरियोटाइप में आएगा, फ्रेम्स नहीं आएंगे। और फ्रेम्स क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वहाँ एक प्रॉपर डेटा आता है। लेकिन स्क्रिप्ट में, स्क्रिप्ट इज़ डिस्क्राइब टू डिस्क्राइब ए कैटेगराइज सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन अ पर्टिकुलर बैकग्राउंड। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स स्क्रिप्ट में क्या होता है? जैसे आप देखिए, सिनेमा में हम बोलते हैं मूवी में कि स्क्रिप्टेड है, इसकी वो सीक्वेंस बना हुआ है, तो बस उससे आप याद रखिएगा। तो क्या है स्क्रिप्ट? क्या है? इज डिस्क्राइब टू डिस्क्राइब ए कैटेगराइज्ड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन अ पर्टिकुलर बैकग्राउंड। उसको हम स्क्रिप्ट बना दिए। तो अकरिंग एक्सपीरियंसेस, इससे क्या होता है? हमें एक्सपीरियंस मिलता है। और इसमें क्या क्या इसके कंपोनेंट होते हैं? एंट्री है, ट्रैक है, रिजल्ट है, प्रॉप्स है। हम क्या क्या इसमें यूज़ करते हैं? रोल्स है। तो स्क्रिप्ट नेम, ट्रैक नेम, रोल्स, प्रॉप्स, एंट्री कंडीशन। तो बस स्क्रिप्ट से आप यही समझिए कि स्क्रिप्ट क्या है? एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है। स्टीरियोटाइप होता है, अकरिंग एक्सपीरियंसेस होता है, और ये सारे इसके कंपोनेंट्स हैं। तो टोटल इससे रिलेटेड यही सारे टर्म आते हैं और इससे आपको क्वेश्चन आता है। चलिए, जैसे अब देखिए क्वेश्चन यहीं पे है, सामने है। Which of the following is a knowledge representation technique used to represent knowledge about stereotype situation? आ गया सिंपल। मैंने क्या बोला? स्टीरियोटाइप जहाँ आया, बहुत ज़्यादा नहीं, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन ये वो जो भी दिख रहा है स्टीरियोटाइप आया, स्क्रिप्ट हो जाएंगे इसमें। ना सिमेंटिक होगा, ना फ्रेम होगा, ना कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी होगा। ठीक है, ये 2013 का क्वेश्चन है, ये जून 2013 का है। अब देखिए, ये भी जून 2013 में आया है। हाई लेवल knowledge which relates to the use of the sentences in different context and how the context affect the meaning of the sentences. सेंटेंस की मीनिंग जहाँ बदल जाए। हाई लेवल नॉलेज विच रिलेट टू द यूज़ ऑफ द सेंटेंसेस इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। आप इसको देखिए, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एंड हाउ द कॉन्टेक्स्ट अफेक्ट द मीनिंग ऑफ सेंटेंसेस।
मीनिंग ऑफ सेंटेंसेस को ये कॉन्टेक्स्ट कैसे अफेक्ट करता है, तो इसमें क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकल, सिंथेटिक, सेमेंटिक, प्रैग्मेटिक। तो ये होगा प्रैग्मेटिक। क्यों? टू अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हम प्रैग्मेटिक का यूज़ करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये मैचिंग करने का है। अब देखिए मैं बोली ना, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। ये 2014 का है क्वेश्चन। स्क्रिप्ट, कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी, फ्रेम्स, एसोसिएटिव नेटवर्क। तो मैंने स्क्रिप्ट भी बता दिया, कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी बता दिया, फ्रेम्स भी बता दिया। तो ये सारे क्या है, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के पार्ट्स हैं। सिमेंटिक नेटवर्क, तो मैंने इसको डायरेक्ट मैच कर दिया है, ठीक है। फिर वो मैचिंग करो, फिर ABCD ऑप्शन लाओ, उसना लिख के फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है। स्क्रिप्ट क्या होता है? फ्रेम लाइक स्ट्रक्चर used to represent stereotype pattern for commonly occurring events in term of actors, roles, props and scenes। तो ये दिया है, तो आप स्टीरियोटाइप से स्क्रिप्ट समझ लीजिएगा, ठीक है। अकरिंग एक्सटेंशन जो भी है। कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी में क्या है? प्रिमिटिव कॉन्सेप्ट, तो कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी कंसेप्ट भी है, प्रिमिटिव भी है। एंड रूल्स टू रिप्रेजेंट नेचुरल लैंग्वेज स्टेटमेंट, तो कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी एक रूल भी है। तो ये रूल और प्रिमिटिव कॉन्सेप्ट, दो वर्ड इसका कीवर्ड है। फ्रेम्स, knowledge about object and event is stored in report like structure consisting of slot and slot value। तो slot वाला क्या हो गया? फ्रेम हो गया। एसोसिएटिव नेटवर्क, लास्ट जो बचा वो एसोसिएटिव। और एसोसिएटिव क्या है? डायरेक्टेड ग्राफ विथ। अब ग्राफ में क्या है? एसोसिएशन ही दिखाया जाता है। मान लीजिए कि हम इसको दिखाते हैं, तो ये क्या है? ये ग्राफ है। तो इसमें एसोसिएटेड जो भी है नोड, उसके बारे में इंफॉर्मेशन रहता है। डायरेक्टेड ग्राफ विथ लेबल नोड फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज। डायरेक्टेड का क्या मतलब है? डायरेक्टेड का मतलब है जिसमें कि आपको डायरेक्शन दिया रहे कि इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। और लेबल नोड्स फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज। लेबल्ड यानी कि ABCDE, मतलब इसका नाम भी हो और डायरेक्शन भी हो, तो वो एसोसिएटिव नेटवर्क। क्योंकि डायरेक्शन नहीं दिया रहेगा तो आपको रिलेशन कैसे पता चलेगा? किस नोड से क्या रिलेशन है, कहाँ इनपुट है, कहाँ आउटपुट है, कहाँ प्रोसेसिंग है, हम कैसे कहाँ से ले रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है, इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं AI के। देखिए मोस्ट प्रोबेबली हम मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ कराए हैं नेट क्लासेस CS एंड पेपर 1 पर। फ्रेम्स क्या है? फिर कंसेप्चुअल। देखिए अब 2015 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। 14 में भी आया दिसंबर में, और 15 में जून में आ गया। तो फ्रेम्स क्या है? रिकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर फॉर ग्रुपिंग क्लोज रिलेटेड नॉलेज। तो रिकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर भी आप याद रखेंगे फ्रेम्स के लिए, और ग्रुपिंग, ठीक है। ये कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी आ गया, एसोसिएटिव नेटवर्क आ गया, स्क्रिप्ट आ गया। टू डिस्क्राइब रियल वर्ड स्टीरियोटाइप यहाँ भी आ गया। एसोसिएटिव नेटवर्क, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, देयर एट्रीब्यूट एंड रिलेशनशिप। और वहाँ था ग्राफिकल, डायरेक्टेड ग्राफ। तो ये आप अपना कॉमन सेंस लगा सकते हैं। एसोसिएटिव है तो इसमें ऑब्जेक्ट एंड देयर एंड रिलेशनशिप। एसोसिएटिव थे, रिलेशनशिप इसका कीवर्ड हो गया, ठीक है। इसका स्टीरियोटाइप हो गया। और स्ट्रक्चर एंड प्रिमिटिव टू रिप्रेजेंट सेंटेंसेस। कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी, तो प्रिमिटिव्स हो गया इसका कीवर्ड, ठीक है। ये चीज़ आपको कैच करना है क्वेश्चन जब आता है तो। उसके बाद अगला है क्वेश्चन, ये 14 में है, UGC नेट जून में। एक्सपर्ट सिस्टम क्या है? प्लानिंग क्या है? प्रोलॉग क्या है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है? तो एक्सपर्ट सिस्टम, एक्सप्लेनेशन फैसिलिटी, प्लानिंग मीन्स इन एनालिसिस, प्रोलॉग रिजोल्यूशन, और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग प्रैग्मेटिक्स, ये होता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम सेल? कौन सा नहीं है पार्ट एक्सपर्ट सिस्टम का? तो नॉलेज बेस तो है, इन्फ्रेंस इंजन है, तो नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। उसके बाद एक्सप्लेनेशन फैसिलिटी नहीं होता है इसमें, फॉलोइंग पार्ट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम में। अब एक्सपर्ट सिस्टम क्या है मैं आपको बता देती हूँ। एक्सपर्ट सिस्टम क्या है? एन एक्सपर्ट सिस्टम इज ए कंप्यूटर एप्लीकेशन डेवलप्ड टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऑफ रियल वर्ल्ड यूजिंग आर्टिफिशियल अप्रोचेस, ए लेवल ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड एक्सपर्टाइज। अब इसको आप ध्यान से देखिएगा कि क्या है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, रियल वर्ल्ड, यहाँ पे आपको देखिए ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है, रियल वर्ल्ड, आर्टिफिशियल अप्रोचेस, ए लेवल ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड एक्सपर्टाइज। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि कोई भी एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है। एक्सपर्ट सिस्टम क्या है? मान लीजिए कि हम वेदर फोरकास्ट के लिए बनाए, मान लीजिए कि हम हॉस्पिटल के लिए बनाए, मान लीजिए स्कूल के लिए बनाए, या फिर जैसे मतलब किसी भी चीज़ को, किसी स्पेशलाइज्ड हुआ एक्सपर्ट सिस्टम, उसका वो बिल्कुल एक्सपर्ट हो। तो उसमें क्या होता है? एन एक्सपर्ट सिस्टम इज ए कंप्यूटर एप्लीकेशन डेवलप टू सॉल्व complex problems of real world using artificial approaches or a level of extraordinary human intelligence and expertise। तो इसमें हम क्या क्या यूज़ करते हैं? एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं रियल वर्ल्ड में, उसको आर्टिफिशियल अप्रोचेस से कनेक्ट करते हुए कि उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये होता है एक्सपर्ट सिस्टम। मान लीजिए कि आप जैसे अभी हमने सुना है कि ऑनलाइन ऑपरेशंस होते हैं, मतलब सर्जरी, वो कैसे होता है? तो वो एक्सपर्ट सिस्टम है उसमें। अभी आप रोबोट को देखिएगा, जब अभी कोरोना हुआ था तो बहुत जगह हमने सुना कि रोबोट सर्विस दे रहा है। तो वो क्या है? वो एक्सपर्ट सिस्टम, उसको स्पेशली उसमें सारे बिल्ड किए हुए जो भी क्वेरीज़ हैं, जो भी स्टेटमेंट, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी प्रोग्रामिंग है, तो वो सारा क्या है? पर्टिकुलर स्पेसिफिक उसी प्रोग्राम के लिए है। तो मतलब उसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है, जो रियल वर्ल्ड में हो, हमारे डेली लाइफ में वो प्रॉब्लम है, उसको आर्टिफिशियल अप्रोचेस से हम सॉल्व करते हैं, ए लेवल ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड एक्सपर्टाइज में। तो एक्सपर्ट सिस्टम में कंपोनेंट क्या क्या होता है? नॉलेज बेस होता है, नॉलेज बेस, इन्फ्रेंस इंजन, यूजर इंटरफेस, यूजर कैसे उसके साथ इंटरफेस करता है। तो ये होता है एक्सपर्ट सिस्टम। अब आपको इसमें आ जाता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है? नेचुरल लैंग्वेज होता है, उसको अंडरस्टैंडिंग प्रोसेसिंग किया जाता है और फिर आउटपुट भी नेचुरल लैंग्वेज में। जैसे कि हम कंप्यूटर में हम हाई लेवल लैंग्वेज में लेते हैं किसी भी प्रोग्राम को और उसको फिर लो लेवल में ट्रांसफ़र करते हैं 0 और 1 के फॉर्म में। लेकिन जब हम उसका रिज़ल्ट देने जाते हैं तो क्या हम वही 0 1 दे देंगे? नहीं, फिर से हम उसको हाई लेवल लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करके, जैसे अभी कंपाइलर में मृणालिनी मैम पूरा आपको बता रही हैं अच्छे से, तो वही सब सिस्टम है। देखिए एक दूसरे से सारे सब्जेक्ट एक दूसरे को कॉप अप करते हैं, एक दूसरे को पूरा कंप्लीट करते हैं। तो क्या है नेचुरल लैंग्वेजेस? मान लीजिए कि हम कोई भी चीज़ इनपुट डालते हैं तो नेचुरल लैंग्वेजेस में डालते हैं, उसको अंडरस्टैंडिंग प्रोसेसिंग किया जाता है और फिर नेचुरल लैंग्वेज में ही आउटपुट आता है। यही है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, बिल्कुल सिंपल। और इसको क्या है, आगे इसके बारे में भी पढ़ लीजिए। परफॉर्म यूज़फुल एंड इंटरेस्टिंग टास्क विथ ह्यूमन लैंग्वेज। इसमें बहुत सारा यूज़फुल होता है और इंटरेस्टिंग भी होता है। आप अभी गूगल से बात कीजिए, सीरी से बात कीजिए, एलेक्सा से बात कीजिए, तो वो क्या बहुत इंटरेस्टिंग टास्क करते हैं। आपको
आंसर देंगे, बिल्कुल मतलब बहुत जेन्युइनली वो एज ए ह्यूमन बीइंग आपसे बिहेव करते हैं, जबकि वो मशीन है, वो कम्प्लीटली प्रोग्राम्ड मशीन है। तो ये है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का काम, हेल्पिंग अस कम टू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। हमें वो हेल्प करता है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू ए यूजफुल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो नेचुरल लैंग्वेजेज में क्या क्या हो सकता है, उसमें आता है रिटन टेक्स्ट आता है और स्पीच आता है। तो रिटन टेक्स्ट में क्या क्या आ जाते हैं, लेक्सिकल, सिंथेटिक, सिमेंटिक नॉलेज अबाउट द लैंग्वेज, डिस्कर्स, इंफॉर्मेशन, रियल वर्ल्ड नॉलेज, ये सारा है रिटन। लेक्सिकल आपको ये सब कंपाइलर में अभी मृणालिनी मैम ने बताया लेक्सिम्स क्या होते हैं, तो ये सब है। सिंटैक्टिक क्या है, सिमेंटिक क्या है, ये सारे चीज़। और स्पीच में क्या क्या होता है, स्पीच एंड रिटन टेक्स्ट। तो रिटन में तो ये सिचुएशन हो गया। स्पीच में क्या क्या होगा, स्पीच में हम क्या करते हैं, रिटन टेक्स्ट प्रॉब्लम्स तो होते ही हैं, ये सारा चीज़ तो होता ही है। उसके बाद स्पीच में आपको मिलता है स्पीच रिकॉग्निशन, आप उसको कैसे रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। जैसे अभी हमारे यहाँ सीरी है, तो बहुत बार होता है कि मेरा बेटा बोलता है तो उसको वो कैच ना करें, लेकिन हस्बैंड जब बोलते हैं या मैं बोलती हूँ तो उसको कैच। अब क्या है, कुछ दिन के बाद मतलब बच्चे जो हड़बड़ा के बोलते हैं वो चीज़ नहीं, अब वो आराम से बोलता है तो उसको भी गूगल समझ लेता है। तो फिर क्या है, स्पीच रिकॉग्निशन का काम वहाँ हो रहा है। तो बच्चों के प्रोनाउंसिएशन को, एक्सेंट को, वो उसको भी वो रिकॉग्नाइज कर पा रहा है कि आप कैसे उसको, आप 2-4-6 महीने पहले जो यूज़ करते थे और अभी यूज़ करके देखिएगा, आप गूगल से पूछ के देखिएगा, गूगल असिस्टेंट से, तो वो बहुत, आप कोई भी क्वेश्चन कीजिए उसका जवाब है उसके पास। कुछ दिन पहले कुछ क्वेश्चन हम करते थे तो उसका जवाब नहीं था, लेकिन आज जब करते हैं, जैसे आप पहले अगर 6 महीने साल भर पहले बोलते आई लव यू गूगल, तो वो नहीं समझती थी, या फिर वहाँ से आता था रिप्लाई हाय, मैं शर्म से लाल हो गई। ये हमने किया है, बहुत मज़ा आता है, मतलब मेरे बच्चे को तो बहुत मज़ा। और अब जब हम कहते हैं तो आज उनका रिप्लाई क्या आता है, आई लव यू टू, यू आर स्वीट, यू आर। तो ये सब क्या है, उसमें इनबिल्ड किया जा रहा है, उसमें डाला जा रहा है, जस्ट लाइक वो ह्यूमन की तरह सोच के उसको वैसा ही जवाब दे। आप बहुत स्वीट हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, तो यू टू। आप देखिएगा इसको बात करके, नेचुरल लैंग्वेजेस में बहुत बहुत मज़ा आएगा। तो उसमें स्पीच रिकॉग्निशन होगा, स्पीच सिंथेसिस होगा, एक्सेंट, जैसे कि अभी मैं बोलती हूँ, मेरा प्रोनाउंसिएशन तो हमारा क्या है 10-15 साल पहले वाला है, जो हमने जब पढ़ा वो हमारे टोन में, हमारे वॉइस में, हमारे पिच में, हमारे प्रोनाउंसिएशन में, एक्सेंट में आता है। और अभी जब हमारे बच्चे बोलते हैं तो उनका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल अलग है, वो फॉरेन वाला आता है, जो वो लोग देखते हैं वीडियोस वगैरह, तो वहाँ से उनका आता है प्रोनाउंसिएशन। तो ये सारा, इसको नेचुरल लैंग्वेजेस को उसको रिकॉग्नाइज करना है, उसको सबको कैच करना है, चाहे वो मैं प्रोनाउंसिएशन करूं, या फिर हमारे जो जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन है वो, या हमारे पहले के जनरेशन के, या आज मैंने पूछा गूगल से कि डू यू नो भोजपुरी, तो उसने कहा कि या स्टिल आई एम वर्किंग ऑन इट, और फिर उसने कुछ रिज़ल्ट भी दिया। तो मतलब कि उसको हर लैंग्वेज को उसको फीड किया जा रहा है, उसको सिखाया जा रहा है, उसको टीच किया जा रहा है, उसको एक्सपर्ट उसमें बनाया जा रहा है। तो आपको कोई भी, किसी भी कैटेगरी का इंसान अगर कोई चीज़ बोलता है तो उस सिस्टम को आना चाहिए, उसका आंसर उसके पास होना चाहिए। ये है नेचुरल लैंग्वेजेज। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हमें नेट के लिए तो बहुत थोड़ा मतलब लिमिट में ही पढ़ना है, लेकिन फ्यूचर में मुझे भी मन है कि मैं भी इस पे करूं रिसर्च नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे, रियली वेरी इंटरेस्टिंग। तो अब क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ एनएलपी,
नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के कंपोनेंट क्या होते हैं? नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। तो अंडरस्टैंडिंग अभी क्या है कि उसने उसको समझा और फिर क्या किया, उसको जनरेट किया, उसके आंसर को जनरेट किया। तो सबसे पहली बात है कि उस चीज़ को वो जो भी एजेंट है वो उसको समझे, ये हार्डर है। हार्डर यानी कि मोस्ट, सबसे ज़्यादा हार्ड। और नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन ये हार्ड है, ये हार्डर है, और ये अंडरस्टैंडिंग हार्डर है, जनरेशन हार्ड है। तो ये हार्ड के ही कैटेगरी में आता है, एनपी हार्ड और ये सारा कैटेगरी आपने पढ़ा होगा। तो कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या क्या है? एक अंडरस्टैंडिंग है, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। तो इसको आप यू एंड जी, ठीक है। NLU भी आपको कहीं मिलेगा लिखा हुआ, NLU या फिर NLG, तो इस तरह से मिलता है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट नंबर है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में क्या है? मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस, इंडिविजुअल वर्ड्स, एक एक वर्ड को आप पहचानिए, उसको समझिए। सिंथेटिक एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस, डिस्कर्स एनालिसिस। और क्या है जनरेशन में? क्या है? डीप प्लानिंग, सिंथेटिक जनरेशन। तो आप ये देखिए कि कोई वर्ड, जैसे कि मैं कोई वर्ड बोलती हूँ, मान लीजिए हम बोलते हैं कि तुमने खाया, खाना खाया, ठीक है, और तुमने किसी का सर खाया। अब ये बताइए कि इतना डिफरेंस कैसे कोई सिस्टम समझ सकता है? क्या सर किसी का खाया जा सकता है? लेकिन हम बोल देते हैं, अरे कब से मेरा सर खा रहा है ना। तो वो एक वर्ड हुआ, वर्ड खाया ही हुआ दोनों जगह यूज़, लेकिन उसका क्या मतलब हुआ? तो इसका भी रिस्पॉन्स दे सके कोई सिस्टम, इतना ज़्यादा स्मार्ट बनाना है हमें। तो ये है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। फिर सिंथेटिक, आप उसकी शुद्धता, सिमेंटिक्स, डिस्कर्स, मतलब कि एक वर्ड के दो मीनिंग निकल रहे हैं, एक सेंटेंस का दो मीनिंग निकल रहा है, मतलब सेंटेंस में जो वर्ड यूज़ हुआ है उसकी वजह से, या फिर उसका आपको मतलब ये दिखेगा कि एक ही वर्ड को हम दो अर्थ के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारा, इसका बहुत डीप एनालिसिस इसमें है। आप जितना डूबिएगा, एकदम डूबते जाइए उसमें, जितना अंदर घुसते जाइए, खोते जाइए। तो इस तरह से है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है आपको पढ़ने के लिए, रिसर्च करने के लिए, इसमें कुछ नया करने के लिए। और देखिए जनरेशन में क्या है? डीप प्लानिंग और सिंथेटिक जनरेशन, यानी कि जब हम उसको जनरेट करते हैं तो वो बिल्कुल शुद्ध सही जनरेट करें। ऐसा नहीं कि आंसर हम मतलब आगे पीछे इधर उधर मतलब कैसे भी दे रहे हैं, उसको कोई समझ सके, वेल फॉर्म में ऐसे देना चाहिए। तो ये है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब इसके मतलब इससे ज़्यादा फिर आपको नेट में नहीं आता है। नेट में यही सब, ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग है, जनरेशन है, उसमें क्या क्या हमें मतलब प्रॉब्लम होता है, क्या क्या उसका मेन टर्म है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद क्या इससे मतलब एक दो क्वेश्चन जैसे इस टॉपिक से आ सकता है, एक क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ये मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से कोई 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो आपके 2 मार्क्स समझ लीजिए कि पक्के हो जाएंगे। फिर क्या है? व्हाट मेक्स नेचुरल लैंग्वेजेस डिफ़िकल्ट। तो नेचुरल लैंग्वेजेस पे इतना काम हो रहा है और रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग काम करना, तो रियल वर्ल्ड तो रियली इट इज़ वेरी ह्यूज एंड वेरी वाइड। देन व्हाट वी हैव टू डू, हाउ मच डिफ़िकल्ट इट इज़ and in which way, then we can see that natural language difficult because of ambiguity। इसको अशुद्धता बोलते हैं हम हिंदी में।
जो भी अशुद्ध होता है ना, अशुद्धि होती है ना, जिससे कि हम गलत लिख रहे हैं। मान लीजिए कि मुझे स्पेलिंग लिखना है राम, हम क्या लिख दिए, मार, AMR ये लिख दिए, आमर हो गया, या ARM लिख दिए, मतलब इसको आगे पीछे लिख दिए। सही तो यही होगा ना, ये तो हम उल्टा पलटा कैसे भी लिख दिए, तो ये गलत है। अब एम्बिग्यूटी में क्या क्या आ सकता है? लेक्सिकल वर्ड लेवल पे डिफरेंट मीनिंग, किसी एक वर्ड का, जैसे मैंने बोला सर खाया, खाना खाया, उसका अलग मीनिंग है। ठीक है, जलना, जलना, मान लीजिए कि हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं जलना, तो जलना बहुत तरह का होता है। एक कभी बोला जाता है कि अरे मुझे बदबू आ रही है किसी के जलने की। क्या सचमुच में कोई जलता है? नहीं, वो एक मतलब एक्सट्रीम लेवल का मतलब वो टॉक हो गया। और एक जलना जैसे कि हवन में, हवन कुंड में जो है हवन सामग्री जल रही है, या फिर जंगल में आग लगी तो पेड़ पौधे जल रहे हैं, जीव जंतु जल रहे हैं, या फिर आग का गोला है सूरज वो जलता है, या दिया जल रहा है, कैंडल जल रहा है, हम लोग ये यूज़ करते हैं वर्ड। तो ये क्या है, इसका कितना सारा मीनिंग आ जाएगा। तो इस तरह से है कि डिफरेंट मीनिंग। और तुम हमसे जल रहे हो, मैं तुमसे जल रही हूँ, मुझे तुमसे जलन हो रही है। तो जलना, जलन, जलन, मान लीजिए मेरी उंगली यहाँ जल गई तो इसमें जलन हो रही है। और एक सचमुच में जैसे कपड़ा जल रहा है, तो क्या है, ये एम्बिग्यूटी है, मतलब कि एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। फिर है सिंथेटिक एम्बिग्यूटी, डिफरेंट वेज ऑफ टू पार्स, कि हम उसको डिफरेंट वे, जैसे हम लोग TOC में पढ़ते हैं एम्बिगुअस ग्रामर, वो एम्बिगुअस है या नहीं है, तो हम उसमें पार्स टी बनाते हैं। अगर मोर देन वन पार्स टी बन रहा है तो वो एम्बिगुअस है, यानी कि 2 उसके पार्स टी बन रहा है। और अगर वो एक ही बन रहा है तो वो नॉन एम्बिगुअस है। तो इस तरह का हमें देखने को मिलता है। नेचुरल लैंग्वेजेस में प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ये एम्बिग्यूटी, इस टर्म को आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। मैं जो जो आपको कीवर्ड बोल रही हूँ, अगर आप वो केवल कीवर्ड अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो गारंटी है कि 5 से 6 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे AI के। मैंने अभी तक के जितने वीडियो में 16-17 वीडियो, या 17वां वीडियो होने जा रहा है, या 16वां, तो इसमें जितने भी मैंने बताए हैं आपको सारे कीवर्ड को नोट रखना है और अपने दिमाग में उसको नोट कर लेना है। आप 2-4 बार उसको देखेंगे तो हो जाएगा। आगे के मैं लेक्चर में कोशिश करूँगी कि फज़ी का आपको कंप्लीट करा दूँ, और उसके बाद AI हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और अगर फिर भी आपको कहीं कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, मेल कीजिए, और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।